अच्छा। तब एंट्री हुई इसमें धनंजय सिंह की और राजा भैया की। और जैसे ही दोनों की एंट्री मजबूत हुई तब एंट्री हुई इसमें अमर सिंह की। जो मूल कड़ी में थे वो थे अरविंद सिंह गोप। अगर वाकई सूत्रधार कहेंगे, हाँ। सबसे बात करें, वो व्यक्ति थे अरविंद सिंह गोप। जब चुनाव लड़ते थे छात्र संघ का तो राजा भैया उनका प्रचार करते थे, गोप को वोट पड़ेगा नहीं तो कट्टा तोप चलेगा, ये नारा लगता था। जब गिरफ्तारी भी हुई तो ऐसा गिरफ्तारी शायद ही आप देखे होंगे जैसा राजा भैया के पिता की गिरफ्तारी हुई। हाथ में तलवार, कंधे पर एक 47, तो नेताजी ने उठाए और अंदर कमरे बाथरूम की तरफ को ले गए। एक सीडी और दो। हम सीडी थोड़ी बेचते हैं, सीडी थे हमके पास, मैंने दे दिया। तो कहे कि फिर मायावती सरकार में थी और अचानक मुलायम सिंह यादव सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। उस सत्ता के पीछे कौन? धनंजय सिंह से बात करिए तो कहते हैं कि मैंने बनवाई थी। राजा भैया दावा करते हैं मैंने बनाई थी। और अरविंद सिंह गोप भाई कहते हैं कि मेरी भी बड़ी भूमिका थी। अमर सिंह जी इस वक्त नहीं है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, ऐसा लोग दावा करते हैं। और शिवपाल जी इस पूरी धुरी के केंद्र बिंदु में थे। लेकिन एक और शख्स जो मेरे साथ बैठे हैं, इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस वक्त कनिष्ठ जूनियर पत्रकार थे, यूनिवर्सिटी से निकले थे, लेकिन संबंधों के नाम पर इन सभी किरदारों के बेहद करीब थे और सरकार को बनते बहुत नजदीक से देखे। अगर धनंजय सिंह को फोन करना था, विनय कहाँ हो, गोप भाई भी फोन करते थे, अमर सिंह जी भी फोन करते थे और राजा भैया भी फोन करते थे, शिवपाल जी भी फोन करते थे। विनय ये खबर होने जा रही है, ये सरकार ऐसे बनेगी, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे विधायक बाहर निकल गए, गेट के पीछे चले गए, गेट के बाहर चले गए, मीटिंग हो रही है, विनय कटियार की ये भूमिका है। सबके गवाह हैं विनय राय जी। विनय राय जी सब अपने अपने दावा करते हैं, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को आपने देखा। आखिर 2003 में नेताजी की सरकार कैसे बनी थी, कैसे मायावती को हटाया गया और सत्ता में सपा आई। देखिए, उस समय शुरुआत हुई, भाजपा ने तय किया कि विधान परिषद के लोगों को मंत्री नहीं बनाएंगे। ठीक। रामाशीष राय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो एमएलसी थे उत्तर प्रदेश में, और जब वो मंत्रिमंडल में नहीं बने उससे वाहत हुए। हमारे जिले से आते थे, तो पहला सूत्र उन्होंने दिया, उन्होंने कहा भाई मंत्रिमंडल मुझे जगह नहीं मिल रही है, विनय मैं तो विरोध करूंगा। तो हमने बल्कि समझाया, क्योंकि हम लोग के बैकग्राउंड उस समय हम लोग कुशीनगर से आए थे, सुप्रताप शाही जी हमारे घर से रहकर चुनाव लड़ते थे, तो हम लोग भाजपाई माइंड सेट थे। हमने कहा भैया लेकिन गलत हो जाएगा, कल आप मेरी मदद करिए। तो हमने कहा ठीक है बाइट ले लेते हैं। वो समारोह हुआ, कमल ज्योति का ऑफिस था दारुल सफा में, अस्थाना जी उस समय एमएलसी हुआ करते थे। जब हुआ तो हमने, उस समय बालकृष्ण जी थे आज तक में, कमाल भाई थे एनडीटीवी में, हमने कहा कि भाई बगावत हो रही है, क्योंकि सूचना थी मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक खबर तो बनती है, आज वोट हुआ है, वो बगावत हो रही है। तो कहे कि कहाँ पे? तो हम तीनों लोग गए। किसका वोट हुआ था? मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। तो हम लोग जैसे मायावती मंत्रिमंडल का, हाँ, बीजेपी प्लस मायावती दोनों की गठबंधन की सरकार थी। तो जैसे हम लोग पहुंचे कमल ज्योति के ऑफिस में दारुल सफा के नीचे, अस्थाना जी कमरा छोड़ के फरार हो लिए। वहां पे ब्रह्म प्रकाश वो थे, गंगा बख्श सिंह जी थे, वो सीनियर नेता थे, वो जनसंघ के प्रदेश का अध्यक्ष रह चुके थे। रामाशीष राय जी थे, मैंकेश्वर शरण सिंह जो अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री और चिकित्सा ये भी थे। बाइट हुई, बाइट होने के बाद हमारी मजबूरी थी कि गंगा बख्श सिंह सीनियर, उनका तो सबने लिया, हम रामाशीष राय का भी ले, तो माइक सबकी लग गई। जब हम लोग ऑफिस आए तो बालकृष्ण जी आज तक मैं दोनों बताया, विनय किसकी बाइट लगा रहे हो? हम कहे मेरी तो मजबूरी है दोनों की लगाना। तो बोले क्यों? हम कह रहे भाई की तरह है, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। रामाशीष राय के लिए बोले कि क्या लिखोगे? हम कहा भैया लिख देते हैं बागियों को नेता गंगा बख्श सिंह को, इनको लिख देते हैं बागियों को प्रवक्ता। वही तय हो गया और हम तीनों लोगों ने खबर चला दी। अब भाई, अब 3 विधायक सीनियर नेता गंगा बख्श सिंह थे, विद्रोह की बात शुरू हुई। करते करते इसमें एंट्री हुई निर्दलियों की। अच्छा। तब एंट्री हुई इसमें धनंजय सिंह की और राजा भैया की। और जैसे ही दोनों की एंट्री मजबूत हुई तब एंट्री हुई इसमें अमर सिंह की। अच्छा। और अमर सिंह की एंट्री के बाद इस सब में एक जो मूल कड़ी में थे वो थे अरविंद सिंह गोप। अगर वाकई सूत्रधार कहेंगे, सबसे बात करने वाला व्यक्ति जो अमर सिंह से भी बात करे, राजा भैया से भी बात करे, धनंजय से भी बात करे, सबसे बात करे, वो व्यक्ति थे मात्र अरविंद सिंह गोप। और अरविंद सिंह गोप के ऊपर जो रणनीति तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी थी वो थी शिवपाल सिंह यादव की। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर पोटा में ये लोग बुक न हुए होते, पहले तो गैंगस्टर में गए राजा भैया और धनंजय सिंह, हमें याद हो उस समय भी कि लगभग 2-2:30 बजे रात में अचानक जाड़े के दिन थी और पुलिस बहुखंडी मंत्री आवास में रेड की, खबर आई कि धनंजय सिंह गिरफ्तार हो रहे हैं। फोन अंदर से खुद धनंजय सिंह ने किया, हमने कहा दरवाजा मत खोलिएगा, हम लोग पहुंच रहे हैं। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था, पुलिस अरेस्ट कर रही थी और छुड़ाने वालों में मात्र एक रामाशीष राय, क्योंकि वो भी बहुखंडी मंत्री आवास में रहते थे, वो अकेले व्यक्ति। तब तक खबर है राजा भैया भी गिरफ्तार हो रहे हैं, यहाँ छोड़ के राजा भैया हम भागे।
राजा भैया गए कैंट थाने में, धनंजय सिंह गए गोमती नगर थाने में। हाँ। लिखा पढ़ी शुरू हुई। 12 बजे के आसपास धनंजय सिंह और राजा भैया दोनों लोग कैंट थाने में आ गए। हाँ। तब तक अमर सिंह का दिल्ली से आगमन हो गया। हाँ। कैंट थाने पे जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गया। अच्छा, अमर सिंह आ गए। अमर सिंह आ गए तो हम शिवपाल यादव वहीं धरने बैठ गए लोग थाने पर। हाँ। राजा भैया को अंदाजा नहीं था कि हाँ। कितना बड़ा मामला होने जा रहा है। हाँ। उनको तो ये था कि ग्लैमर जैसे छा गए हम लोग। हाँ। तो उन्होंने कहा मामला कुछ, लिखा पढ़ी जब लंबी हुई तो धनंजय सिंह ने कहा मामला कुछ लग रहा बड़ा हो गया। हाँ। तो बोले क्या? बोले इतना देर से लिखने लग रहा गैंगस्टर लगा रहे हैं। हाँ। तो उनको अनुभव था और हुआ भी वही। हाँ। गैंगस्टर लग गया। हाँ। गैंगस्टर लगने के बाद ये लोग जेल चले गए। हाँ। अब जो लोग सूत्र में घूम रहे हों, हाँ। और आरोप भी कैसा, हाँ। पूरन सिंह बुंदेला जो थे विधायक, उन पे आरोप ले लगा दिया जाके उन्होंने मायावती से कह दिया कि हम पे पिस्टल लगा दिया राजा भैया ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो खुद टूटने को तैयार बैठे थे, बार्गेनिंग चल रही थी। और अचानक उन्होंने जैसा कहा था, उन्होंने राजनाथ सिंह के ऑफिस से संपर्क किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला हम पे दबाव डाल रहे, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मायावती जी क्या चले जाओ। वो मायावती जी क्या गए, मायावती जी क्या, उनका पास तुरंत रुको, FIR, रात में ही गिरफ्तार हो गई मामला। अच्छा, ये सूत्रधार थे धनंजय सिंह और राजा भैया, ये निर्दलियों की ये तरफ से निर्दलियों को तोड़ रहे थे, सबसे बात करना, सबसे सेट करना। लेकिन पूरन सिंह बुंदेला से मुलाकात हुई थी धनंजय सिंह की, राजा भैया की मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा। और उन्होंने भी कोई हार्ड लहजे में नहीं बोला था। बातचीत जिससे पहले हो रही हो, भाई साहब बैठे नहीं, बहुत दिन से गायब है, बैठिए। तो उन्होंने सोचा कि बैठने से बढ़िया इसको हम सेल कर ले। वो गए सेल करने, वो जेल भेजवाने थोड़ी गए थे इन लोगों को। वो तो सोचे मायावती जी को बताएंगे, शायद हो सकता है बड़ा मंत्रिमंडल मिल जाए। और जैसे हो गए, उन्हीं के नाम से तहरीर ली गई और FIR दर्ज कर राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों उठा लिए गए। अच्छा, ये जो निर्दलीय थे, इनको कैसे कनेक्ट किया अरविंद सिंह गोप ने, शिवपाल जी ने, अमर सिंह ने, राजा भैया और धनंजय सिंह को इस पूरे मामले में? यूनिवर्सिटी इनकी में क्या भूमिका रही? अरविंद सिंह गोप जब चुनाव लड़ते थे छात्र संघ का, तो राजा भैया उनका प्रचार करते थे। अच्छा। कि गोप को वोट पड़ेगा, नहीं तो कट्टा तोप चलेगा, ये नारा लगता था। और राजा भैया आज भी कमांडर कहते हैं अरविंद सिंह गोप को। एक रिश्ता है, एक भाईबंदी का रिश्ता, मजबूत रिश्ता है। और मंकेश्वर शरण सिंह जो उसमें थे, तिलोई के जो राजा साहब हैं, वो भी राजा भैया के परिचित थे। और राजा भैया उनको महाराज कहते थे। भले ही मंकेश्वर शरण सिंह राजा भैया को रघुराज कहते हैं, लेकिन वो इनको महाराज कहते थे। अच्छा। तो काल्विन के पढ़े हुए लोग यूनिवर्सिटी को एक गोल बन गई है आपस में। उसी में धनंजय सिंह भी थे। धनंजय सिंह भी यूनिवर्सिटी से निकले थे और निर्दलियों का मामला था। तो हुआ कि निर्दलीय जब तक एकजुट नहीं होंगे तो राजा भैया बार्गेन क्या करेंगे। कितने निर्दलीय थे? लगभग 12-13 हो गए थे। अच्छा, ठीक। तो सब करते, और बल्कि बीजेपी की संख्या ज्यादा थी। लेकिन एक बात और बताऊं, बैठक जब होती थी तो बैठक में कभी भी 15 से 20 ऊपर नहीं हुए। लेकिन खबर हमेशा 25-30 की चली, 32 की। सरकारें अंधी कैसे हो जाती हैं, बहरी कैसे हो जाती हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। हमको याद है कि क्लार्क होटल में मीटिंग चल रही थी। 2 विधायक जो भाजपा के उस समय थे, शिवाकांत ओझा जो प्रतापगढ़ से आते थे, और जगदीश मिश्रा बाल्टी बाबा उसमें फाजिल नगर के विधायक थे, कुशीनगर से। ये मनाने गए कि हम शायद समझा ले जाएंगे। किसको? जो बागी विधायक थे, भाजपा वालों को। गोप वहां पे मौजूद थे। गोप भाई से मेरी बात हुई कि क्या चल रहा है, तो बोले कि 2 लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा क्या टूटने आए कि मनाने आए? बोले नहीं, तो समझा रहे हैं सब। तो हम ऐसा करिए कि इनको उलझाए रखिए, हम लोग कैमरा लेके पहुंच रहे हैं। हम लोग को खबर चाहिए थी। हम लोग क्या किया, 2 यूनिट लेके गए, एक फ्रंट सीढ़ी पे लगाए और एक पीछे का रास्ता। आप जी न्यूज में थे उस समय? मैं जी न्यूज में था। तो जैसे वो पता चला तो भड़क गए दोनों विधायक, क्या तमाशा, मीडिया आ गई। तो गोप भाई भी उल्टा हो गए, अरे हाँ तमाशा, कहीं भी साले पहुंच जाते हैं मीडिया वाले। वो पीछे से निकाले, जब पीछे से निकाले तो पहले से मैं खड़ा था, को पता था वहां से निकलेंगे वो। और गोप भाई ने क्या किया कि एक हाथ पकड़ा शिवाकांत ओझा का, एक बाल्टी का हाथ उठाया। अच्छा। अब ये उस समय ना हाथ खींच पाए ना ये मना कर पाए कि हम किधर हैं। मुरली मनोहर जोशी जी के दोनों शागिर्द थे। जोशी जी ने दोनों को टाइट किया। ये सफाई देते रह गए ना, मैं तो भाई मनाने गया था। लेकिन सस्पेक्ट हो गए। मायावती जी को अंदर से लगने लगा कि ये तो मामला बिगड़ रहा है, अब ये जितना संख्या चाहिए टूटने की, जितना भाजपा विधायक हो गए। और उन्होंने आनंद फानन में कैबिनेट बुलाई। रैली थी, हमको लग रहा है 25 अगस्त की बात है, 26 अगस्त की बात है। उसी दिन जो अब तो अम्बेडकर मैदान हो चुका, जो पहले था पुराना वाला जेल रोड पर, वो रैली ग्राउंड था, वहीं रैली तय थी। मायावती जी ने कैबिनेट बुलाई, कैबिनेट में उन्होंने सरकार भंग, विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और रैली में चलेंगे। गवर्नर समय मांगा, विष्णुकांत शास्त्री जी गवर्नर समय नहीं दिए। और कैबिनेट में जो थे सबने साइन मार दिया, वो भाजपा वाले भी। तो सोचिए अब खेल, विष्णुकांत शास्त्री के पास जब वो चिट्ठी समय मांगी तो दिए नहीं, और जब ये रैली करने गई तब उन्होंने टंडन जी को बुलाया। लालजी टंडन जी उसमें वरिष्ठ नेता थे कि भाई क्या खेल है। तो क्या वो लिखवा ली सबसे? तो क्या तत्काल एक समर्थन वापसी की चिट्ठी दीजिए। तो उन्होंने समर्थन वापसी की चिट्ठी पकड़ाई। और मायावती जब रैली करके लौटी तब विष्णुकांत शास्त्री जी के ऑफिस ने बता दिया कि आपने जो विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है उसके पहले भाजपा के विधानमंडल के नेता ने समर्थन वापसी की चिट्ठी दे दी है। तो ये मामला अब नहीं बनता है, हम अब इसका मूल्यांकन करेंगे, विधिक राय लेंगे।
और विधिक राय लेते लेते मामला खिंचता गया 3-4 दिन तक। मुझे याद है जिस रात फैसला हुआ उस रात विनय कटियार गए गवर्नर से मिलने, और जो मिल के निकल रहे थे तो वहीं गेट पर मैंने उनको रोका। मेरे पुराने संबंध थे, आज भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो उनका क्या है, वो नाम राशि कहते और नाम राशि ठीक हो। तो हमने कहा कि अरे शपथ ग्रहण होने जा रही है क्या? कहा नहीं कल तय होगा इस सब चीज पर। हम कहे होगी कि नहीं? बोले कल सब तय हो जाएगा। लेकिन उस बोलने के आधे घंटे के अंदर तय हो गया कि सरकार नहीं बननी है। ये दिल्ली से मैसेज आ गया। तत्काल मीडिया में अमर सिंह ने खबर फैलाई, कल शपथ ग्रहण, जगह तय, कोई काल्विन का जगह चला रहा है, फोर्स सब चलने लगा। हमारे एक मेरे एडिटर थे, मैं वहीं राजभवन से अभी ऑफिस आ रहा हूँ, वहीं घूमती विपुल खंड में मेरा ऑफिस हुआ करता था। एडिटर साहब ने कहा कि तुरंत लाइव दो। हम किस बात पे? कहे कल शपथ ग्रहण का सवाल ही नहीं उठता है। तो बोले क्यों? हम विनय कटियार ने कहा कल तय होगा अभी। तो आज कहाँ से शपथ ग्रहण? रात में तय हो गया। कह यार सब चैनल चला रहे हैं। और दिक्कत देखिए मीडिया कैसे भेड़ चाल में होती है। उसमें दिल्ली के बहुत पत्रकार आए हुए थे। अब किसी एक ने खबर उठाया, कोई बैठ के टीवी देख रहा, खाना खाते खाते चल गए, तो वो भी फोन कर दिया कि कल शपथ ग्रहण है। वो देखा देखिए सबने चलाना शुरू किया। जब हमसे मेरे एडिटर ने दबाव डाला, हम कहे सर नहीं है। मैंने अखिलेश जी को फोन मिलाया, उस समय अखिलेश जी सांसद हुआ करते थे, मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं। तो हमने कहा भाई सर खबर है, क्या मामला है? तो मानते थे हमको। उन्होंने कहा कि तुम मत चलाना भाई, ये सब अंकल का खेल है। तो मैंने अपने एडिटर को बता दिया। अंकल मतलब अमर सिंह। अच्छा। तो हमने बता दिया, अमर सिंह को अंकल कहते थे। और रायता बोने में जो काम था कि होने वाला है, ये अंबिका चौधरी जी थे। अच्छा। इनके थ्रू फ्लोट कराया गया था कि वो रणनीतिकार थे सपा के। अब होते होते जब बात यहाँ तक आई तो हमने कहा कि नहीं हो रहा है। कहे फोन हो तो तुरंत लाइव दो। मैं फिर लाइव दिया। पूछा एंकर ने कि कल शपथ ग्रहण, मैंने कहा नहीं हो रही है। हमने अखिलेश जी का नाम नहीं बताया लाइव में। हमने कहा लेकिन समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ सोर्स हैं वो कह रहे हैं ऐसा कोई ऑफर नहीं है। हमारे एडिटर लाइव के बाद भड़क गए, क्या फालतू बात करता हूँ। देखिए सर मेरी जो जानकारी मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप किसी से करा लीजिए। विनोद कापड़ी जी मेरे एडिटर हुआ करते थे उस समय। उसके 1.5 घंटे बाद खंडन आने लगा कि नहीं है। कहे फिर लाइव दे दो। हम कहे भाई हम कहे ही नहीं ओथ होना तो हम क्यों करें? कहे यार कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने कहा हम कंफ्यूजन किए ही नहीं है। कहे नहीं फिर भी दो। फिर 1:30 बजे रात में वो भी लगी मुलायम सिंह के आवास पर। रात के 1:30 बजे लाइव बुलेटिन खोला गया और फिर खंडन हुआ। फिर तब तक वो मदन लाल खुराना जी का मैसेज आ ही चुका था कि भाई प्रेसिडेंट टू लगने जा रहा है। फिर अमर सिंह जी ने महाजन से बात की, उन्होंने कहा भाई किसी कीमत पर। मदन लाल आपने कहा ना कि शपथ नहीं होगा, आप तय थे, तो इस बीच में क्या था कि शपथ नहीं होगा और फिर आप मदन लाल खुराना की बात कहाँ से ले आ रहे हैं? दरअसल अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद महाजन सब लोग बैठे थे। ठीक। और ये बात आई कि यूपी में मुलायम सिंह अगर सरकार बनाते तो बनाने दिया जाए, पहले ये सोच थी। लेकिन उसमें बात ये निकली कि अगर सरकार बन रही तो किसकी कीमत में बन रही है, टूट कौन रहा है? अल्पमत में है मुलायम सिंह, तो लगभग 40 से 42 विधायक तो हमारे टूट रहे हैं, भाजपा के। सारे आंदोलन को भाजपा ने खड़ा किया, भाजपा और निर्दल। निर्दल जो थे कैसे राजा भैया, धनंजय सिंह, ये लोग थे। कैसे उन्होंने कैसे खड़ा किया? जैसे राजा भैया तब तक पोटा लग गया था, ठीक भाई, गिरफ्तार हुए राजा भैया। जब पोटा लग गया तो लोग उनके समर्थन, जसवंत सिंह जैसे नेता उनके समर्थन में थे, विनय कटियार उनके समर्थन में थे कि पोटा गलत लगा। क्योंकि जो राजा भैया के पिताजी थे वो जनसंघ के पुराने सिंपैथाइजर थे, आरएसएस को ठीक से वो जानते थे। तो लोग का ये कहना था गलत बुजुर्ग को फंसाया गया है। पोटा नहीं भी ठीक है, दबंग हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, आतंकवादी नहीं है वो। इसको लेकर भाजपा के भी एक माइंडसेट था। और तब तक जब स्वर उठा ठाकुरों में एक बड़ा नेता राजा भैया को फंसाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। धनंजय सिंह भी जेल गए, लेकिन क्रेडिट सारा उसका ले गए राजा भैया। अच्छा। उस समय धनंजय सिंह को क्रेडिट नहीं मिल रहा था, धनंजय सिंह के लेफ्टिनेंट के तौर पे आ गए। और उसमें फिर निर्दलियों को लगा कि अगर ये नेता बनेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा इनके सहारे, अगर सरकार बनती है हम तो निर्दल ही हैं, क्या फर्क पड़ता है। और जब ये संदेश आया वहां से कि अब प्रेसिडेंट रूल लगने जा रहा है, आप नहीं बन रहे, तो निर्दलीय जो 12 लगभग निर्दलीय 11-12 थे, उनको वो सभी भाजपा के और सपा के साथ नहीं थे, वो किसी के साथ नहीं थे, वो अपने स्वार्थ में राजा भैया को नेता मान लिए। अच्छा। कि इसी राजा भैया की बैसाखी सहारे हम भी पार कर जाए। और इसमें धनंजय सिंह का क्या रोल रहा? धनंजय सिंह एक्टिव थे। धनंजय सिंह, आपको याद होगा एक सीडी आई थी जिसमें मायावती जी को पहले दिखाया गया, 3 पार्ट में वो सीडी थी। एक सीडी में दिखाया गया था मायावती जी कहती है कि तुम हमारे बलबूते राज्यसभा विधान परिषद पाते हो तो जो कमीशन हमको दो। फिर दूसरी एक सीडी 1 महीने बाद जारी की गई, उसमें कहा गया तुम देवी देवता को क्यों पूजते हो, हम ही तुम्हारे देवी देवता, हमको पूजो। एक माहौल खड़ा करने में वो जो व्यक्ति था जिसने सीडी तैयार कराया था वो धनंजय सिंह का बड़ा करीबी था। और वो जो सीडी बन गई तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो लाभ हुआ वो सीडी मुझे दी गई कि आप मीडिया को सर्कुलेट कर दीजिए। वो 3 बीटा टेप में मुझे दिया गया। तो मैंने क्या किया कि उसमें विवेक अवस्थी थे स्टार में, एक टेप मैंने उनको पकड़ाया और 2 टेप जो एक आज तक के नाम पर और एक जी न्यूज के नाम पर मिला था, मैंने दोनों टेप उठाया, एक ऑफिस को भेजा, घर में रख दिया। फिर राजभवन में परेड हुई, सीडी किसी को मिली नहीं, 2 सीडी केवल शिवपाल यादव लेके गए।
एक तो राजभवन में दे दिए और दूसरी सीडी लेके प्रेस कर रहे थे। कमाल भाई थे, उनके हाथ से उन्होंने खींच ली और उस सीडी में क्या किसी को पता ही नहीं। जब तक वो लाइव करने आए तब तक मेरे ऑफिस तो 1 महीने पहले वो टेप जा चुका था। जी न्यूज ने प्ले कर दिया। फिर उसके बाद भगदड़ मचा के नीली साड़ी पहनी है तो झुमका पहनी है कि सूट पहनी है, सब शुरू हो गया और मामला बढ़ता गया। मैंने मायावती को एक तरह से बदनाम करने का, मतलब डिफेम करने का था। मैंने ये था कि जो पुराना टेप था उसको पार्टली करके जारी हो गया। मैंने एक में जहां वो मांग रही तो उसमें इलेक्शन पिटीशन पड़ी। धनंजय सिंह के करीबी लोगों ने इलेक्शन पिटीशन भी डाली। अच्छा। कि एक विधायक से वो मांग रही है तो इनका सस्ता रद्द किया जाए पार्टी की, पैसा कैसे मांग सकती है विधायक से। फिर दूसरा जब जारी हुआ कि भगवान का अपमान कर रही है तो ये हुआ कह रही तो समीकरण बिगाड़ रही है देवी देवताओं का। तो एक माहौल खराब किया गया और एक हुआ ना, कोई आंदोलन चलाने के लिए समय समय पर आपको ऊर्जा चाहिए तो ईंधन देने का जो काम था वो धनंजय सिंह की टीम करी। अच्छा। जो सीडी तैयार हुई हो, ये उनका रोल था। क्योंकि राजा भैया तो अंदर थे। अच्छा, राजा भैया जेल में चले, राजा भैया अंदर, धनंजय भी अंदर थे। लेकिन जो धनंजय की टीम थी यूनिवर्सिटी वाली, उसमें दिमागी बहुत लोग थे। एक इस समय तो मैं नाम ले सकता हूँ, सत्येंद्र सिंह हुआ करते थे, वही वो सीडी बना के लाए थे। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी वाली टीम यहाँ भी काम कर रही थी। जब वो टेप मैंने शिवपाल यादव खुद दिया मैंने अपने हाथ से, क्योंकि शिवपाल यादव जी मीडिया उतने फ्रेंडली नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नेताजी से बात करता हूँ। उन्होंने नेताजी को दिया। नेताजी को जब मिला तो नेताजी कह रहे क्या है, बड़ी चीज है। फिर नेताजी ने हमको बुलाया। मैं जब गया तो उस समय ANI में हुआ करती थी कामना रहेजा, जो अभी भी है, वो संजोग से बैठी हुई थी। तो नेताजी ने उठाए और अंदर कमरे बाथरूम की तरफ हमको ले गए। एक सीडी और दो। हम सीडी थोड़ी बेचते हैं, सीडी हमके पास था, मैंने दे दिया। तो कहे कि फिर हमने कहा उसको सेंसिटिव तरीके से ले जाएगा, मायावती ढूंढ रही है कि जो पा जाएंगे जेल भी भेज देंगी। फिर उन्होंने एक अपने आदमी को बुलाया और उस आदमी को ऐसे स्वेटर उठाया और उसके बेल्ट में उन्होंने अपने हाथ से सीडी डाल दी। कहे इसको डालो और सीधे एयरपोर्ट जाओ और दिल्ली जाना, और दिल्ली में जाकर अखिलेश सिंह जो महाराजगंज के उस समय सांसद हुआ करते थे, उपनेता थे, कहे उनको देना। तो हमने कहा एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाएगा, तो पेट में रहेगा, तो इसको हाथ में यहाँ से ले जाने दीजिए। तो कह रहा है अभी इसमें डालो, गाड़ी में बैठ के निकाल लेना और फिर जब जहाज में बैठना फिर अंदर डाल लेना। मतलब थोड़ा इमोशनल, मतलब दूसरे तरह के व्यक्ति नेताजी। और फिर मामला बढ़ा। अब एक घटना और बताता हूं मैं आपको। OCR में बैठक चल रही थी, बागी में 7-8 विधायक बैठे थे। अचानक विनय कटियार पहुंच गए और उनसे पहले मैं पहुंचा था, तो रामासी जी का करीबी होने के चलते मैं मीटिंग का पार्ट बन गया। जैसे बुला लिया, अंदर में जाकर बैठ गया। पहला कमरा हॉल का था, उसके अंदर कमरा, तो कमरे में बैठे थे कुछ 7-8 ही लोग थे। अचानक सारे चैनल खबर चलाना शुरू किए कि विनय कटियार मनाने पहुंचे, बैठकों का दौर शुरू। हमारे चैनल ने मुझे फोन किया। उस समय श्रवण शुक्ला जी हमारे सीनियर हुआ करते थे यहाँ लखनऊ ब्यूरो में। वो कहा यार तुम वहीं पर हो, एक खबर चली, अपने यहाँ तुम नहीं दी है। हमके कोई बैठक ही नहीं हो रही है। कर क्या बात करो, सारे चैनल चला रहे हैं। तो मैंने फिर दरवाजा खोला, चल के देखूं नीचे क्या चल रहा। देखा बाहर ही विनय कटियार पलथी मारे बैठे हुए हैं। मैंने दरवाजा तुरंत बंद किया। हमने कहा रामासी से गई तो भैया विनय कटियार बैठे हैं। कहा कोई बात नहीं, क्या करना है। हमने कहा बता दीजिए 32 विधायक बैठक में बैठे थे। तो बोले कैसे। हम विनय कटियार बैठे या नीचे जाके प्रेस को बैठ दीजिए। 32 बैठे थे। तो बोले कि फिर लेकिन कहाँ से विधायक लाएंगे। हम जो कोई पूछेगा ये कि नीचे से उतर के चले गए सब। अब भाई जो हम बोलेंगे वही मानना है आपको, आप तो मीडिया है। संजोग से जब बाहर कमरा खुला और विनय कटियार जी अंदर लाए गए तो उन्होंने गंगाबख्श सिंह का हाथ पकड़ा और लेके बीजेपी कार्यालय चले गए। ये हुआ लड़ाई तो कमजोर हो गई, लेकिन पार्टी कार्यालय चले गए तो विरोध ही नहीं कर पाए। और रामासी राय नीचे बैठ के शुरू किया कि 32 विधायक आज मेरे साथ बैठक में थे और सरकार हम लोग उखाड़ फेंकेंगे सब। तो उसमें किसी ने पूछा भाई 32 से तो गए कहाँ। कहे जो फ्रंट फेस है वो सामने हैं और जो लोग आप नहीं जानते हैं, आप लोग कहीं मुखबिरी न कर दें, इसलिए उनको उन्होंने पीछे से पहले निकाल दिया। बात बनती गई। फिर एक बैठक हुई ताज होटल में, उसमें राजा भैया, धनंजय सिंह, ये सारे उसके नेतृत्व, अमर सिंह भी उसमें आए। अच्छा। और अचानक पुलिस ने मारा छापा। फिर वहाँ मायावती जी मुख्यमंत्री थी, अरविंद सिंह गोप थे। गाड़ियों की तलाशी शुरू हो गई, कौन विधायक किस गाड़ी में घुसा, सबका डिग्गी खोलो निकालो। बवाल चल रहा था बहुत तगड़ा। उनके लोग जिस तरह से इन्वॉल्व थे, उस तक करते करते स्थितियां ऐसी बन गई थी कि हर विधायक पर नजर रखो, कहीं टूट न जाए, कोई फूट न जाए। और स्थिति ऐसी आई बाद में कि जेल से समीकरण बनने तय हो गए। अच्छा। मतलब राजा भैया अंदर, धनंजय सिंह अंदर, लेकिन उनके एक सूत्रधार बाहर थे, अजीत सिंह, जो बाहुबली थे लखनऊ के। उनके नेतृत्व में, उनकी चौकसी में, उनके पहरेदारी में विधायकों की बैठक शुरू हुई। और बैठक जब कहाँ हुई बैठक, अजीत सिंह के फार्म हाउस पर। वो फार्म हाउस का किसी को नहीं पता। अच्छा। क्योंकि अजीत सिंह का एक काफिला कल्चर था, उनके साथ कम से कम 15-20 बंदूकधारी। मैंने लखनऊ में सबसे दबंग बाहुबलियों में उनकी शुमार थे। राजा भैया से बड़े बाहुबली माने जाते थे। किसी को लखनऊ में उन्होंने कदम नहीं रखने दिया जब तक उनका साम्राज्य था लखनऊ में। और वो सारा जब राजा की पेशी होती थी तो ये होता राजा की हत्या हो सकती है। अजीत सिंह पूरा काफिले के साथ जेल जाते थे, उनकी पेशी कराते थे और फिर उनको जेल तक पहुंचाते थे। अच्छा।
मैं आपको एक घटना और रोचक बता दूं। राजा भैया पर पोटा लगने के पहले अतीक ने उनको सूचना दी कि भैया AK-47 एक लाई गई है, हमको फंसाने की, जब पता करते आप। तो राजा भैया से कहा उन्होंने, वो भी जेल में, ये भी जेल में। राजा भैया भी पता ही कर रहे थे, तक अतीक ने उनको सूचना दी कि हमारे लिए नहीं, आपके लिए है, मारने के लिए नहीं, दिखा के पोटा लगा, मैंने आप पे दिखा के अपराध से फिक्स किया जाएगा और कुछ बड़ा केस आप पे बनाया जाएगा। राजा भैया इलाहाबाद की कोर्ट में आए, उन्होंने ऑफिशियली मीडिया के सामने बयान दिया कि हमारे ऊपर AK-47 दिखाई जाएगी, हमारे ऊपर कुछ अवैध दस्तावेज दिखाए जाएंगे, हमको इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। और मामला ऐसा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिल्ली में था जिस दिन रेड पड़ी राजा भैया के घर पर। रेड पड़ने के पहले यहाँ से फोन गया कि रेड पड़ने जा रही है, तो तुम लोग चलोगे क्या प्रतापगढ़? तो उसके पहले एक फोन पॉलिटिकल लीडर का आ गया था हमारे पास कि वहाँ पे ये चीजें बरामद हुई हैं। तो हमने उस अधिकारी से कहा कि क्या बरामद करने जा रहे हैं, ये सूची तो हमारे पास पहले से आ गई है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि सालो किसी को बताने लायक नहीं है कुछ भी। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्होंने फोन पर पहले ही बता दिया था कि ये चीजें वहाँ बरामद हो रही हैं। फाइनली वहाँ गए, एक लोहा मारे खट से आवाज आई, वहाँ खुदाई हुई, अरे ये तो राजकिशोर का है क्या, तो सुरेश का है क्या नरमुंड? मैंने वो हड्डी देखते हो समझ जा रहे थे किसका नरमुंड है। और राजा भैया उसमें समाहित हो गए। मायावती चिढ़ी थी, उनके तालाब को पक्षी विहार घोषित कर दिया। जब गिरफ्तारी भी हुई तो ऐसा गिरफ्तारी शायद ही आप देखे होंगे जैसा राजा भैया के पिता की गिरफ्तारी हुई। हाथ में तलवार, कंधे पर AK-47 लेके उसमें उन्होंने जो बयान लिया गया, कहा गया कि उन्होंने कहा, राजा भैया ने कहा था अपने पिताजी से कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो आप ये बंदूक और तलवार लेके निकलिएगा और कत्लेआम मचा दीजिएगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और सरकार बर्खास्त हो जाएगी। और उस उद्देश्य से उदय प्रताप सिंह हाथ में तलवार और कंधे पे AK-47 लेके निकले। राजा भैया के पिताजी बड़े व्यक्ति, जब गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ ये क्या दिखाए हो? तो उनसे लोगों ने कहा कि AK-47। कहा चलो अच्छा कि कट्टा नहीं दिखाया हमारे ऊपर। वो भी बड़े व्यक्ति थे। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे उस पूरे 2003 के सरकार का समीकरण, तो मैंने पहली बार देखा कि बाहर में अरविंद सिंह को शिवपाल यादव और जेल के अंदर से कौन विधायक ऐसा है जो मिलने जाता था राजा भैया से, धनंजय से, वो अंदर से सेट करते थे। और होते होते धनंजय तो पहले छूट गए क्योंकि केवल गैंगस्टर था, राजा तो बाद में छूटे क्योंकि उन पर पोटा लगा हुआ था। सरकार बनने के लगभग 6-7 महीने बाद छूटे थे वो, क्योंकि जब तक विड्रॉ हुआ प्रोसेस पूरा हुआ। लेकिन उस पूरे समीकरण में भी गौर करने की चीज थी, जब जिस दिन परेड होनी थी फाइनली कि भाजपा नहीं टूटी, शपथ ग्रहण हो गया मुलायम सिंह का, अकेले शपथ ग्रहण किए, अब कैसे बहुमत कहाँ जुटाए? तब हुआ कि बसपा को तोड़ना है। बसपा का एक विधायक आपके संपर्क में नहीं था। तब यहाँ से फिर राजा भैया धनंजय का काउंटिंग शुरू हुआ और उसमें उन लोगों से कोऑर्डिनेशन का जो जिम्मा था वो अरविंद सिंह गोप का था। ये तीनों लोग मिलकर अपना बात करना मिलना। एक जसवंत भाई भी अपने, जसवंत सिंह जी जो चंद्रशेखर जी की कुटिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहाँ उस समय। ये भी उसके सूत्रधार थे, राजा के आंदोलन के एक तरह से बढ़ाने वाले, चढ़ाने वाले, सारे खबरों को फ्लोट करने वाले जसवंत भाई थे। अब होते होते जब चीजें आई तो पहले 13 विधायक टूटे बसपा के। काजिम अली थे, राजेंद्र राणा थे, देवबंद वाले विधायक जो थे, ये लोग जाकर राजभवन में दिया एक समर्थन करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य थे बसपा के नेता, उन्होंने इनके दल बदल का उठाया, कहा कि ये तो 13 कोरम पूरा नहीं करते, इनकी संस्था समाप्त की जाए। कृष्णा त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष से पिटीशन ले लिए, फैसला ही नहीं दिया उन्होंने। उसके 15-20 दिन बाद 37 विधायक तैयार हो गए, तो 36 तो आ गए पार्टी कार्यालय में। 37वां संभवतः मतेश सोनकर थे, कौशाम्बी से विधायक हुआ करते थे, ये बार्गेनिंग में आ गए कि पहले तय हो जाए, क्योंकि 36 की डीलिंग तो शिवपाल सिंह यादव से थी। 37वें ने कहा मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह बनेंगे, तो हम आपसे बात क्यों करें, उनको मुलायम सिंह से मिलाइए। और फिर वो पहले जेल आया, उस समय सिविल हॉस्पिटल में राजा भैया बंद थे, उनसे मुलाकात हुई, वहाँ से वो मुलायम सिंह से मिला। मिलने के बाद फिर वहाँ से पैदल परेड निकली। 36 लोग का नाम टाइप था, 37वां नाम पेन से लिखा गया मतेश सोनकर। कृष्णा त्रिपाठी जी ने ऐसे परेड कराई जैसे लगे कि वीरप्पन डाकू ढूंढ रहे हो, एक एक का नाम, पहचान पत्र, ये वही है ना, कहीं फर्जी तो नहीं है, दबाव तो नहीं पड़ा है। फाइनल हुआ और तब जाकर जब बहुमत सिद्ध हो गया तब 6 मंत्री बनाए गए, 2 कल्याण सिंह की पार्टी के, 2 लोकदल के और 1 शिवपाल और आजम खान, 1 मुलायम, 7 का टोटल कैबिनेट बना। विभाग भी देखिए कैसे बटा, बाद में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मुलायम सिंह जैसा चतुर खिलाड़ी कहाँ मिलेगा। शिवपाल यादव को दिया कृषि विभाग, कहा देखो यार PWD तो मुलायम सिंह ने कहा कि वो मांग रहे हैं कल्याण सिंह, तो कुसुम राय जी को देना पड़ेगा। कहा ठीक है। कहा सिंचाई टेक्निकल विभाग है, तुमसे नहीं चल पाएगा। वो RLD की थी, उनको चौधरी उनको दे दिया। कहा खेती बाड़ी वाला तुम देखो, तो उनको दिया कृषि और मंडी, जिसने पूरी सरकार बनाई। अब सोचिए, मतलब सपा में कहा था कि लालच में
पार्टी टूट गई, घर बिखर गया। और उस समय जिसने पूरी सरकार बनाई वो कृषि मंत्रालय पे संतुष्ट था। उसने कहा भाई हमको सरकार चाहिए, हमको कुछ भी मत दो। लेकिन मुलायम सिंह ने कृषि और मंडी दी उनको। सरकार का फॉर्मेशन हुआ, फिर हुआ क्या, धनंजय सिंह को मंत्रिमंडल में लिया जाए। धनंजय सिंह को कुछ नहीं मिला। राम आशीष राय जो पूरे आंदोलन में हुआ थे उनको कुछ नहीं मिला। बीजेपी के सारे विधायक साइडलाइन फेंक दिए गए जो पूरे आंदोलन के नेता थे। बसपा वाले जो अचानक ऐसा मलाई काट के तैयार हो गए। राजा भैया जेल से छूटे, तुमको मंत्रिमंडल में ले लिया गया। अब निर्दलियों को भी लगा कि अरे लड़ाई तो सब मिलकर लड़े, ये तो क्रेडिट अकेले ले गए राजा भैया। तो धनंजय और राजा भैया में हल्का सा मतभेद हो गया। क्यों, राजा भैया जब मंत्री बने तो धनंजय चाहते थे हमको चुनाव लड़ा दो लोकसभा का, उस पर भी सपा तैयार नहीं हुई। उसमें भी शायद जो खुल्लम खुल्ला कहा जाता, जो धनंजय सिंह के मन का एक दर्द था कि राजा भैया ने उस तरह से साथ उनका नहीं दिया जिस तरह से उनको देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ अपना लाभ देखा और दोनों की एक अदावत बन गई। फिर उन्होंने एक अपना अलग रास्ता चुन लिया और इधर स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन गई कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री तो थे लेकिन पूरा करता धरता कमान ले लिया शिवपाल सिंह यादव ने अपने हाथ में। सरकार में पूरी पार्टी को अपने हिसाब से जो भी बैकडोर से, उधार की सरकार जानते हैं कैसे होती है। जैसे एक होता कि पैसा देके तोड़ना, एक होता मंत्री का लालच देके तोड़ना, एक होता उधार की सरकार बना देना कि हम बन जाएंगे तुमको ये देंगे। ये शिवपाल सिंह का प्रलोभन था। अच्छा, मैंने पहली बार अगर सरकार बन गई होती, जब कोटा में लोग नहीं बनते तो शायद 1.5-2 करोड़ लगता भी। दूसरी जो 3 की सरकार बनी उधार की सरकार थी कि पैसा छोड़ो हटाओ। और उसमें पहली बार के जीते हुए अरविंद सिंह गोप को पीडब्ल्यूडी का राज्य मंत्री बनाया गया, जो कि पार्टी का फार्मूला नहीं था, पहली बार का कोई मंत्री बनेगा क्योंकि उनका योगदान था। तो पूरे उस सरकार 2003 की बनने की रणनीति में अगर ऊपर आप शिवपाल सिंह यादव को देखते हैं तो उनका मध्य सूचनाकार अमर सिंह से कोऑर्डिनेशन करने वाला व्यक्ति अरविंद सिंह गोप और निर्दलियों में राजा भैया और धनंजय सिंह, ये 4 मुख्य सूत्रधार थे 2003 की सरकार को गढ़ने, मथने, र्यूमर क्रिएट करने, सब कुछ करके सरकार बनवा देने में। लेकिन सत्ता का जो सुख मिला उसमें एक व्यक्ति धनंजय बाहर हो गए, राजा को भी मंत्रिमंडल का लाभ मिला, पोटा वोटा बाद में कोर्ट से हटा, और इधर शिवपाल सिंह यादव भाई कद्दावर थे ही, उनको भी उस तक चीज नहीं मिली। जैसे आज आप देखते हैं 2-2 विभाग के कैबिनेट मंत्री की क्षमता न उप मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उनको कृषि विभाग दिया गया, जबकि सरकार के कुल करता धरता थे। लेकिन उनको इसी बात में खुशी थी कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, हम सब देख रहे हैं, और देखते भी थे। जिसको जो काम हो शिवपाल से क्या काम पूरा। तो 3 की सरकार तो बनी केवल भ्रम में। अगर मायावती के मन में भ्रम ना आता कि 40 विधायक भाजपा के टूटने जा रहे हैं तो न वो प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करती, न ये नौबत आती, न बाद में बसपा टूटती, न सरकार बनती। तो कंफ्यूजन की स्थिति में अमर सिंह की क्या भूमिका रही? अमर सिंह हाई प्रोफाइल केस को करने के लिए जिस केस को छोटा वहां अमर सिंह जब पहुंचे तो बड़ा हो जाता था। अब तो अटैची, जैसे एक बयान भी दिया उन्होंने, कुछ कहा कि अरे कुछ लेन देन चल कर, अरे अटैची आएगी, अटैची जाएगी। उसी के बाद तो अरेस्ट हुए ये लोग, धनंजय और राजा भैया। अगर वो अटैची का खेल न बताते तो शायद वो अरेस्ट न होते, वो सीधे पहुंच गए राजा भैया के घर पे। लोग कहते हैं बिन बुलाए पहुंचे थे, और वहां पर ऐसा उन्होंने बयान दिया कि पूरे मोमेंट को उन्होंने हाईजैक कर लिया। जो मोमेंट धनंजय और अभय चला रहे थे, धनंजय और राजा भैया चला रहे थे, वो पूरा मोमेंट अमर सिंह ने कैप्चर कर लिया और ये मैसेज दिया कि जो चल रहा है ये सब मैं हूं इसके पीछे। अब उसके चलते वो लड़ाई थोड़ी कमजोर हो गई, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के अंदर जो चीजें थी तो फ्रंट पे नहीं आते थे। एक लड़ाई तो ऐसे भी उसमें टूटी कि बैठक में फतेह बहादुर सिंह जी गोरखपुर के, ये बागियों में भी थे, और जब पूरी रणनीति बन गई तो उठे और सीधे जाकर टंडन जी को पूरी सूचना दे दी कि आज ऐसे ऐसे बैठक होने जा रही है। रातों रात कर्फ्यू लग गया पूरे लखनऊ के अंदर। टंडन जी का घर अलग से घेर लिया गया कि भाई कोई इधर से भागने न पाए। कल्याण सिंह का घर इसलिए घेर लिया गया कोई वहां पहुंच के बैठक न करने पाए। कल्याण सिंह घर बैठक होनी थी। संजोग से मैं इस बैठक के बाद उस बैठक में गया था टंडन जी के घर, तो वहाँ फतेह बहादुर मुझे देख चुके थे। फतेह बहादुर देखते सहम गए कि तो यहाँ भी आ गया। मैंने आगे बता भी दिया कि आप लोग का बैठक वैठक होगा नहीं। बोले क्यों? हमको वो तो सारी बात जाके फतेह बहादुर ने बता दी टंडन जी को, अब कहाँ बैठक होनी है। मैंने आप ये सोचिए कि पूरी बहुखंडी में से नजरबंद किसी को कर दिया जाए और कल्याण सिंह के घर को, क्योंकि बहुखंडी से निकलना था और कल्याण सिंह घर जाना था, और दोनों किला के रूप में बदल दिया गया, बैठक ही नहीं हो पाई। तो खींचा आंदोलन लंबा। लेकिन बहादुरी थी उन विधायकों की भी और रणनीतिकारों की, बिना संख्या बल के, जैसे कहते हैं सरसों के पेड़ को खजूर का पेड़ बता देना, वो बनाए सब, और फाइनली मायावती की सरकार गिराए और मुलायम सिंह सरकार में आए। उसमें मदन लाल खुराना की भी बड़ी भूमिका थी। मदन लाल खुराना न होते तो रणनीति ने पता चलती, सारा किया धरा सब धरा का धरा रह जाता। अच्छा, दिल्ली में जब ये तय हो रहा था कि भाई हम सरकार बनाते हैं और बना रहे, मुलायम सिंह बनाने देते हैं, जो क्रेडिट जस अब जस लेना बोले, और ऐसे भी मायावती से पहले से उनका झगड़ा है, उनकी विधायक को तोड़ेंगे तो वो जाने, तो बोले कि उनको कहाँ तोड़ रहे हैं, वो तो भाजपा के विधायक तोड़ रहे हैं। प्रमोद महाजन ने कहा था, प्रमोद महाजन ने कहा कि भाजपा के विधायक तोड़ के बना रहे, इसमें तो अपनी स्थिति खराब हो रही है। तब ये हुआ कि कुछ नहीं, किसी की सरकार नहीं बनाते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, 6 महीना प्रेसिडेंट रूल रहेगा, फिर चुनाव कराएंगे। मीटिंग खत्म हुई। मतलब
अटल आडवाणी प्रमोद महाजन की बैठक में ये तय मदन लाल हुआ। खुराना भी थे, मदन लाल खुराना वहाँ ये भी थे। हाँ थे। तो उसमें जब निकले मदन लाल खुराना तो उन्होंने अमर सिंह से बताया कि वो जान ही रहे थे सरकार बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा अब सरकार नहीं बनेगी। बोले क्यों? बोले अभी फैसला हो गया कि प्रेसिडेंट रूल लगने का। अगले दिन सरकार बनने वाली थी। अगले दिन का था कि अगले मुलायम दिन सिंह ऑफर की। मिल जाएगा और मुलायम अगले सिंह। दिन का तय हो गया प्रेसिडेंट रूल। ओ तेरी। मैंने गाछे कटहर ओठे तेल वाला मामला आ गया। हाँ, और उसके बाद करते क्या ये लोग? हाँ। आनंद फानन में किसी तरह रात में संपर्क किए लोग महाजन से। भाजपा इसलिए बैक कर गई कि उसके विधायक टूट रहे थे। कोई भी नहीं करेगा, हाँ, अपने हाँ। कीमत पे कोई सरकार क्यों बनवाएगा? हाँ। और ये सही लॉजिक भी था और यही कारण था कि जो फ्रंट फुट पे, चाहे वो धीरेन्द्र पुंडीर रहे हों, चाहे कोविद सिंह रहे हों, चाहे नरेंद्र वर्मा रहे हों, ये किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे रामाशीष राय हो, गंगा बख्श सिंह हो, किसी को सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह कुछ नहीं दे पाए, जबकि पूरी आंदोलन को खड़ा किया भाजपा के विधायकों ने। केवल जब केसीनाथ त्रिपाठी जी अध्यक्ष पद से हट गए तो राजा भैया के मध्यस्थता में केवल वेंकटेश्वर शरण सिंह को पावर कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, केवल एक व्यक्ति। अच्छा। बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। और अगर ये मदन लाल खुराना लीक न करते तो अगले दिन प्रेसिडेंट रूल काम ही खत्म हो जाता। बनी नहीं पाती, बनी नहीं पाती। लेकिन जब वो बता दिए तो इनको मौका मिला, इन्होंने तर्क रखा कि ठीक है भाई, अमर सिंह ने शर्त रखा कि ठीक है हम आपके एक विधायक को नहीं छुएंगे। प्रमोद महाजन से, हमको बस मौका दे दीजिए, हम बसपा तोड़ देंगे। क्योंकि 200 172 73 तक इनके निर्दल मतलब मदन लाल खुराना ने अटल आडवाणी प्रमोद महाजन की बैठक की बात को लीक किया मुलायम सिंह को और कहा कि कहां चक्कर में पड़े हो, सरकार कहां तुम्हारी बन रही है। और मुलायम सिंह जी तैयार थे अगले दिन शपथ लेने के लिए। अगले दिन तक उनको प्रस्ताव मिल जाएगा और प्रेसिडेंट रूल लगेगा बीजेपी ने दिल्ली में तय कर लिया, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक थे वो टूट रहे थे, ऐसा भान था। नहीं, ऐसा तय था, वही लड़ ही रहे थे। अच्छा, वही लड़ रहे थे। बसपा का तो एक विधायक सामने नहीं था। प्रमोद महाजन ने कहा उस मीटिंग में, जो जानकारी है, कि जब हमारे ही विधायक टूट रहे हैं तो हम मुलायम सिंह की सरकार क्यों नहीं बनने देंगे। ये बात मदन लाल खुराना ने लीक करके बताई मुलायम सिंह और अमर सिंह को। हाँ। फिर उसके बाद ठीक है, आपको हम 2 सप्ताह का समय देते हैं बहुमत सिद्ध करने का। तो अमर सिंह ने गारंटी ली, कहा कि हम आपकी विधायक को नहीं तोड़ेंगे। नहीं, तो उसके गारंटी के पीछे उसने एक गारंटर भी लगा दिया भाजपा ने। हाँ। कि विधानसभा अध्यक्ष मेरा होगा। आपके मुंह पे केवल यकीन नहीं था उनको। हाँ। केसीनाथ त्रिपाठी अध्यक्ष तब तक थे जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो गया। हाँ। सेटल होने तक केसीनाथ त्रिपाठी जी अध्यक्ष थे। बाद में जब उन्होंने छोड़ा तो माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष हुए, लेकिन तब तक वो थे। उन्होंने इंश्योर किया कि भाजपा का कोई व्यक्ति कुछ पाने ना पाए यहाँ से, क्योंकि वो तो राजनीतिक के भी जानकार थे, वो कानून के भी जानकार थे। बात जो तय हो गई कि हमको अब समय दीजिए, राष्ट्रपति शासन न लगाइए, मुलायम सिंह की सरकार बनेगी, लेकिन हम भाजपा को नहीं तोड़ेंगे। यही ना, यही तय हुआ। यही मुलायम सिंह जी ने मदन लाल खुराना के जरिए प्रमोद महाजन तक, मदन लाल खुराना तब सूचना देकर हट लिए। वो तो लाइट में आया था, तो मदन लाल खुराना को सब भाजपा वाले निपटा देते। हाँ। वो तो केवल मुखबिर का काम उन्होंने किया कि भाई हमने आपको सूचना दे दी है, बाकी आप देखो अब। हाँ। इन्होंने प्रमोद महाजन से बात की कि अटल आडवाणी जी से कहिए कि इन्होंने सीधे कहा कि भैया हमारा वो समर्थन नहीं मिला, विष्णुकांत शास्त्री जी ने नहीं दिया। हाँ। तब महाजन ने कहा कि भैया किस बात का समर्थन, कि आप हमारे विधायक तोड़ने में आपको समर्थन दें। अच्छा। ये अज्ञानता में इनको, ये इन्होंने सो ही नहीं होने दिया कि हमको पता चल गया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाने जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा भाई ठीक है। मुलायम सिंह ने फोन किया प्रमोद महाजन को, उसकी बातचीत हुई, महाजन से बात हुई अमर सिंह की। हाँ। अच्छा। मदन लाल खुराना ने बात की मुलायम सिंह यादव से कि भाई ये तो अमर सिंह ने कहा कि हमारा जो समर्थन मिलना था वो मिला नहीं, हम लोगों को शपथ लेना है। हाँ। और गवर्नर साहब कुछ बता नहीं रहे हैं। हाँ। इस बात पे तय हो गया कि ठीक है बसपा तोड़ो। तो कांग्रेस का बाहर से समर्थन था, आरएलडी सरकार के अंदर थी, कम्युनिस्ट बाहर थे। समय दे दिया भाजपा, समय दिया उनको 2 सप्ताह का। कल राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा, आप शपथ ग्रहण करिए। हाँ। लक्ष्मण मेला मैदान में मुलायम सिंह की अकेले की ओथ हुई। अच्छा। उसके बाद शपथ हो गई, अगले दिन प्रस्ताव गया, उसके अगले दिन बाद हुई। उसका शपथ ग्रहण करने के बाद बहुमत सिद्ध करने की जब बात आई तो पूरी बसपा तोड़ी गई। बसपा का परेड हुआ, बसपा के लोग शामिल हुए। जब पूरी आंकड़ा तैयार हो गया 210 का, उसमें बल्कि 37 के बाद इन्होंने 6 विधायकों का नाम और दिया कि वो रास्ते में रह गए, नहीं आ पाए, उनको भी सिम जोड़ लिया जाए। और ये भी देखिए, मतलब कानून का खेल, उस 37 विधायक को अयोग्य ठहराया हाई कोर्ट ने बाद में 2006 में। उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और अप्रैल या मई में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से भी कि विधायक अवैध हैं। लेकिन चुनाव की सूचना जारी हो गई थी, मई में चुनाव होना था विधानसभा का, तो अवैध तो हो गए विधायक, लेकिन सरकार मुलायम सिंह की नहीं गिरी और साथ में पूर्ण बहुमत साथ मायावती सत्ता में आ गए। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर उस पूरी कड़ी में धनंजय, राजा भैया, अरविंद सिंह गोप, शिवपाल यादव और मदन लाल खुराना न होते तो ये सरकार न बनी होती। ये पूरे 3 का समीकरण है। तो 2003 में मुलायम सिंह जी की सरकार कैसे बनी, उसके पीछे का क्या रहस्य है और कौन किरदार प्रमुख भूमिका निभाए, इसकी बहुत सारी कहानियां थी। लेकिन उसके गवाह विनय राय के जरिए द रीडिंग पर मैंने यानी वीरेश पांडे ने
बृहद बात की और आपको बताया कि सच्चाई क्या है। तो ये सच्चाई है क्योंकि उन्हीं सत्ता के गलियारों में विनय भाई घूम रहे थे, लोगों के साथ बैठ रहे थे और फोन इन्हीं के पास आता था। तो ये है असली, और बाकी जो कहानी बताते हैं वो सब है नकली। नहीं नहीं, जिसके पास जितनी सूचना, सुरेश बहादुर जी थे वो भी थे भाई, सूचना सबके पास आती थी, लेकिन दिक्कत है कौन मेन स्ट्रीम में है। जो मेन स्ट्रीम में वो बेचता खबर। तो उस समय जी न्यूज के चलते मैं मेन स्ट्रीम में था, नई नई नौकरी लगी थी, छूट जाए घर चले जाएंगे, तो रिस्क लेने का मन था, रिस्क ले रहे थे, इसलिए बहुत चल बहुत गया। धन्यवाद विनय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।